प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्लेटो का परिचय देखा। हमने उनके दोनों लोक के बारे में जाना, प्रत्यय के बारे में जाना, ज्ञान के बारे में जाना, आत्मा के 3 प्रकार के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं सौंदर्य की। तो उनका जो सौंदर्य की सोच थी उसमें प्रत्यय और विशेष 2 उन्होंने जो लोक बताए थे, उन दोनों लोकों में हम प्रत्यय के संदर्भ में सौंदर्य को देखते हैं और हम विशेष के संदर्भ में सौंदर्य को देखते हैं। तो प्रत्यय के संदर्भ में जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तो सौंदर्य, उनका मानना था कि सौंदर्य स्वयं एक प्रत्यय है जिसकी झलक वस्तुओं के अंश अंश सुंदर आकृतियों में प्रकट होती है, परंतु ये सुंदर आकृतियां सौंदर्य नहीं हैं, अपितु सुंदरता युक्त हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि पूर्ण सौंदर्य प्रत्यय है, मतलब पूरा जो सौंदर्य है वो प्रत्यय है जिसे संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती। मतलब प्रत्यय जो प्रत्यय है वो पूर्ण सौंदर्य है, लेकिन उस पूरे सौंदर्य को संसार की कोई भी वस्तु प्रकट नहीं कर सकती, दिखा नहीं सकती एक साथ। हाँ, अंश अंश में जरूर दिखा सकती, लेकिन एक पूर्ण रूप से उस सत्य को, इस प्रत्यय को वो प्रदर्शित नहीं कर सकती। तीसरा है सौंदर्य के प्रत्यय का विकास सोपानवत है, अर्थात एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ने जैसा है। मतलब सौंदर्य का जो प्रत्यय है उसका विकास, मतलब जो सौंदर्य का विकास है या उस ईश्वर की झलक का जो विकास है वो हम एक साथ कभी भी ईश्वर का जो भव्य रूप है उसका नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी, मतलब आज थोड़ा मिला तो फिर उसके बाद थोड़ा मिला, मतलब हम स्टेप, आज हमने 1% जाना तो दूसरी सीढ़ी चढ़ के हमने दूसरी प्रतिशत जाना। तो जैसे जैसे हम अपने आप को निखारते जाते हैं वैसे वैसे हमें उस सत्यता की पूरी स्टेप बाय स्टेप हमारी सत्यता की झलक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। सभी वस्तुएं एक ही सौंदर्य को भिन्न भिन्न रूपों में तथा विविधता से प्रकट करती है। मतलब उनका मानना था कि जो सभी वस्तुएं हैं जो इस संसार में सारे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सारे इंसान हैं, क्या वो एक तरह से हैं? नहीं, सबका रूप अलग अलग है, लेकिन सब में क्या है? सौंदर्य विद्यमान है। किसी में कोई ज़्यादा सुंदर है, किसी में गुण ज़्यादा है, कोई ज़्यादा आकर्षक है, कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई बहुत बुद्धिमान है। तो सब में जो सौंदर्य का प्रतिशत है या सौंदर्य की मात्रा है वो अलग अलग रूप से प्रकट हो रही है। और आगे अब प्रत्यय के संदर्भ में जो दूसरी विशेषता है वो ये है, ये इंद्रियों की बोध सीमा से परे है। मतलब हम इंद्रियों के द्वारा इस प्रत्यय को नहीं जान सकते। मतलब ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो इस जो सौंदर्य रूपी प्रत्यय है या ईश्वर है या ब्रह्मा है या इस परलोक के जो देवता हैं उनको हमारी जो आंखें हैं वो नहीं देख पाती। जिस प्रकार हम सूरज की तेज रोशनी को नहीं देख सकते, जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, ऐसे हम प्रत्यय का इसका ज्ञान सिर्फ हम इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके ज्ञान के लिए केवल हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है या प्रज्ञा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये था प्रत्यय के संदर्भ में। सौंदर्य किसके संदर्भ में? प्रत्यय के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं सौंदर्य विशेष के संदर्भ में। विशेष वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं और सूंघते हैं। इनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। ये सभी परिवर्तनशील हैं। इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इनका बोध इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रिय ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये परिवर्तनशील है, जबकि प्रत्यय अपरिवर्तनशील है और विशेष परिवर्तनशील है। इसकी विशेष सदैव प्रत्यय का प्रतिबिंब होते हैं। इनकी कोई अपनी अस्तित्व नहीं होता। ये हमेशा किसकी परछाई होती है? प्रत्यय की। विशेष हमेशा किसकी परछाई होती है? प्रत्यय की परछाई होती है। इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता।
प्रत्यय की परछाई से ही इनके रूप का जन्म होता है। इस प्रकार प्रत्यय काया है और विशेष उसकी छाया है। जिस प्रकार हम मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पहले कि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को प्रत्यय माने, और जो दर्पण में दिखने वाली आभास है वो क्या है, विशेष है। तो उनका मानना ये था कि जो प्रत्यय है वो आत्मा है, काया है मतलब शरीर की, और विशेष है वो उसकी छाया है। यहाँ मैंने उदाहरण एक ऐसा और जोड़ा है कि जैसे घोड़े अलग अलग रंग कद के होते हैं, पर हम उन्हें घोड़ा ही कहते हैं। अगर काला घोड़ा है तब भी हम उसे घोड़ा कहेंगे, सफ़ेद घोड़ा है तब भी हम उसे घोड़ा कहेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पटल पर जो घोड़े का अस्तित्व है, जो प्रत्यय है, वो घोड़ा ही है। उसमें विशेषता नहीं है कि काला सफ़ेद, ये विशेष रूप नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि घोड़ा नश्वर है। हमें सर्वप्रथम घोड़ा ही नजर आता है। यह उद्देश्य घोड़ा प्रत्यय परम सत्य है। यहाँ घोड़ा शब्द हमने क्या कहा आपको, प्रत्यय है, और घोड़े, अगर हम घोड़े बात कर रहे हैं वो क्या है, विशेष है। तो जब भी हम घोड़े बोले या घोड़ा बोले, हमारे मस्तिष्क पटल पर जो एक आकृति का आभास होगा वो ही प्रत्यय है, और बाकी जो हम चीज देख रहे हैं वो विशेष है, जो नश्वर है। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है, अब इस विषय पर हम बात करते हैं। सौंदर्य उनके अनुसार इंद्रियातीत है, मतलब इंद्र के अनुभव से परे है। सौंदर्य इंद्रियों के अनुभव से परे की चीज है। भौतिक सौंदर्य के मार्ग पर चलकर भी अलौकिक सौंदर्य या परम सौंदर्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो को मानना था कि भौतिक सौंदर्य के मार्ग पर भी चल के हम जो अलौकिक सौंदर्य है, परम सत्य का सौंदर्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यह सौंदर्य शाश्वत, पूर्ण तथा अनश्वर है, और विशेष वस्तुएं उसकी अनुकरण या प्रतिबिंब है। प्लेटो का मानना था कि प्रेम सौंदर्य का मार्ग है। उसके अनुसार सुंदर ही सत्य है और सुंदर ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम तीनों एक ही हैं। जो सुंदर है वो ही सत्य है और वो ही कल्याणकारी है। प्लेटो ने यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रेम है वो सौंदर्य का मार्ग है। उस प्रकार जैसे प्रेम के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ सौंदर्य से तात्पर्य ईश्वरी शक्ति का मानना है। तो प्रेम से सौंदर्य के मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। उनके मानना था कि सुंदर ही सत्य है, मतलब सुंदर ही ईश्वर है, सुंदर ही शिव है, सुंदर ही कल्याणकारी है, मतलब सुंदर ही जो परम सत्य है वही प्रत्यय ही क्या है, कल्याणकारी है। इसलिए उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम तीनों को एक ही रूप माना। जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वो हमारे लिए लाभकारी है। आगे चल के उन्होंने कहा कि सुंदर वह है जो बाहर से नहीं भीतर से सुंदर हो। बाहरी आवरण सुंदर होना आवश्यक नहीं है, अंदर की सुंदरता भी बहुत आवश्यक है। सुंदर परम है और सुंदर होने के लिए नैतिक होना आवश्यक है। विशेष वस्तुओं का सौंदर्य पूर्ण नहीं होता। विशेष वस्तुओं का क्या होता है, सौंदर्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो छोटे छोटे अंश में उसमें सौंदर्य नजर आता है, क्योंकि हम विशेष वस्तुएं पूर्ण सौंदर्य को नहीं दर्शा सकती। ये अस्थायी हैं, अपूर्ण हैं और नाशवान हैं। सुंदर वस्तुएं अनेक हो सकती हैं, परम सौंदर्य एक है जो भिन्न भिन्न वस्तुओं में प्रकट होता है। वो कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो अनेक हो सकती हैं, लेकिन जो परम सौंदर्य है वो एक ही है, मतलब ईश्वर तो एक ही है, और उसकी छाया हम मनुष्यों में दिखती है जो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होती है। ये बात मैं भी आपको पहले भी समझा चुकी हूं। अंत में प्लेटो कहते हैं कि परम सुंदर की परिभाषा प्लेटो ने इस प्रकार दी है: एक अति इंद्रिय आत्मिक तत्व जो मन
की आनंदमय अवस्था का अनुभव किया जाए, वही परम सौंदर्य है। प्लेटो के अनुसार सुंदर की व्याख्या की भी 3 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। सुंदरता की जो व्याख्या की थी उसकी भी 3 विशेषताएं हैं। पहली है, परम सुंदर ही वस्तुओं की सुंदरता का कारण है। दूसरा, सारी वस्तुएं एक प्रत्येक सौंदर्य को अलग अलग ढंग से अलग अलग मात्रा में प्रतिबिंबित करती हैं। तीसरा, किसी भी विशेष वस्तु में सौंदर्य पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। आगे प्लेटो के अनुसार सौंदर्य निराकार परम है, वह विशेष वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर साकार बनता है। अब ये इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ये अभिव्यक्ति कम या अधिक मात्रा में हो सकती है। एक ही वस्तु अलग अलग समय में सुंदर और असुंदर हो सकती है। जैसे कली और फूल सुंदर लगते हैं और वहीं फूल मुरझाने पर असुंदर लगता है। सुंदर वस्तुओं का यह क्रम सोपानवत है, जो मानव को परम सुंदरता तक पहुंचाता है। जैसे अभी आपको उदाहरण देखा ना कि कली भी सुंदर हमें लगती है, फूल भी सुंदर लगता है, लेकिन वो जो हमें फूल सुंदर लग रहा था वो कुछ ही क्षण बाद जब मुरझाता है तो हमें सुंदर नहीं लगता है। तो ऐसे ही हम क्रमबद्ध चढ़ते चढ़ते सोपानवत हमें सुंदरता का आभास होता है और ऐसे ही हम परम सौंदर्य तक पहुंचते हैं। परम सुंदर परम सत्य है और वही परम आत्मा भी। सौंदर्य जीवन को सुंदर बनाता है और सुंदर आकृतियों से सुंदर जीवन, सुंदर विचार, सुंदर कृत्य आदि ऊंचे सोपान चढ़ता जाता है। If a man has eye to see beauty, he becomes a friend of God and immortal. अब प्लेटो सुंदरता के गुण की बात करते हैं। अगली क्लास में हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।